हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज गुरुवार है और हमारी साइंस की क्लास है और मंडे को क्लास मैंने रिकॉर्डेड डाली थी क्योंकि मंडे को रक्षाबंधन था और क्लास लेने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज हम अपनी वही परमाणु यानी पदार्थ एवं परमाणु की संरचना की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करती हूँ कि ये और इसके पार्ट्स नहीं बने और मैं इसी में ही आपको पूरी की पूरी बता दूं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है इस चैप्टर में, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का यही एक चैप्टर सबसे लॉन्ग वाला चैप्टर है। बहुत ज्यादा पार्ट्स इसके बन रहे हैं। तो और बाकी चैप्टर्स क्या है, छोटे छोटे हैं केमिस्ट्री में। जैसे इसके बाद खनिज धातु, वो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बाकी सब इतने बड़े चैप्टर नहीं है, इसमें थोड़ा समझने के लिए हो जाता है। तो हम जो पढ़ चुके थे इसमें परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे, कौन कौन से मॉडल्स हो चुके थे वो पढ़ चुके थे, और हम तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे। जो पुरानी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जरूर उन्हें देखिए, तभी ये क्लास समझ में आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं वहां पे भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल दूंगी, जिसमें हम क्लासेस कब कब लेते हैं उनका हम क्या है मैसेज डालते हैं, उस पे लिंक डालते हैं। आप व्हाट्सएप पे जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पे मेरी आप सभी ने पूछा है बच्चों ने कि मैं कब कब साइंस की क्लास लेती हूँ। साइंस की क्लास मेरी मंडे और थर्सडे को होती है, यानी गुरुवार को होती है। और अब बाकी क्लासेस भी बीच बीच में लेते हैं हम, पर लेकिन और भी टीचर्स क्लासेस लेते हैं, तो उन सभी का लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और सभी बच्चे यूट्यूब चैनल को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन को भी दबा देंगे, तो उससे भी आपको क्या है नोटिफिकेशन आया करेगा कि कब क्लास डल रही है। और आप प्ले लिस्ट में भी जाके पुरानी वीडियोस जो रिकॉर्डेड हैं, वो पूरे टॉपिक से रिलेटेड पूरी वीडियोस बन रही हैं, आप वहां पे भी जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इसमें जो मैं बता चुकी थी वो बच्चों, तो उसको स्टार्ट करने से यहाँ पे हम 30 तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें परमाणु की जो संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे कि परमाणु की संख्या जेड किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और उसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको उसके परमाणु संख्या के बराबर दिख रही होगी, क्योंकि ये जो तत्व हैं उसके ये उदासीन तत्व है, मतलब इनके जो परमाणु है वो उदासीन है, उनपे अभी कोई आवेश नहीं है। इस वजह से इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसके परमाणु क्रमांक के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है जैसे उदासीन परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये चीजें हम पहले क्या कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसके आगे आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, ये परमाणु क्रमांक आपको समझ में आ गया, जेड किसके बराबर, प्रोटॉनों की संख्या। और अगर आपको उदासीन परमाणु मिला है, यानी जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, आपकी एक होगी, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक एक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, एक। आपको समझ में आ रही है ये चीज, मैं जो आपको उदासीन परमाणु की बता रही हूँ। अब इस पे अगर मैं इस हाइड्रोजन को प्लस, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है। उस पे एक ही था, उसने एक त्याग दिया, तो अब ये उदासीन परमाणु नहीं रहा, इस ये प्लस यानी धनावेशित हो गया है ये परमाणु। और इसका परमाणु क्रमांक तो एक ही रहेगा, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, वो ही रहेगी एक। यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि वो ही रहेगी एक। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी, क्योंकि अब उसने अपने उसका एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब उसने वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है, तो कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन के अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले,
उस पे एक इलेक्ट्रॉन था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो आप मुझे बताइए, खुद खुद बताइए कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, क्योंकि अब ये ऋणावेशित परमाणु है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, एक, एक ही रहेगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक के बराबर ही रहती है। पर अब ये उदासीन परमाणु तो है नहीं, क्योंकि ये ऋणावेशित हो गया है। तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन था इस पे, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। आप समझ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन था इस पे, ये एक इलेक्ट्रॉन था इस पे और अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तभी तो इस पे माइनस चार्ज आया है। तो अब इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आई अच्छे से, कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि जो उदासीन परमाणु है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या होती है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। क्योंकि आपको ये समझने में आसानी रहेगी जब हम क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, जब परमाणु भार निकालेंगे, तो थोड़ा हेल्प होगी। और भी अगर पूछा जाता है तो उसमें भी आपकी मदद करेंगे। जैसे मैंने इसीलिए बताया, जैसे मान लीजिए अभी आपसे कोई बोले कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब आपको ये दे दिया प्रश्न, अब आप यही करेंगे, क्योंकि आपको यही चीज मेरी ध्यान रखनी है कि परमाणु क्रमांक के सहित आपको याद करने हैं तीसों तत्व। यानी कि आप पहले नंबर मतलब सीरीज वाइज ही याद करेंगे, तभी आपको याद होगा और उससे गड़बड़ भी नहीं होगी। आपको परमाणु क्रमांक के साथ आपको प्रोटॉनों की संख्या याद करने की जरूरत नहीं है अलग से, आपको याद हो जाएगी। जब वो याद हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उदासीन परमाणु की जब आपको परमाणु क्रमांक याद है तो वो इलेक्ट्रॉन भी याद हो जाएंगे उसमें। तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक जो ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। अब इसमें अगर पूछ ले वो एग्जामिनर कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसकी प्रोटॉनों की संख्या 8 है। और अगर पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, क्योंकि ये परमाणु कैसा है, अभी उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर बाय चांस वो आपसे ये पूछे कि बताइए ऑक्सीजन -2, यानी कि उसकी संयोजकता -2 है, तो अगर -2 का क्या मतलब हुआ, -2 का ये मतलब हुआ कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। यानी माइनस आवेश यही बताता है कि उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन 8 थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। तो वो परमाणु क्रमांक तो 8 पे है, तो इस समय इसके प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहेगी 8, पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 8 में 2 प्लस हो जाएंगे तो 10 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे, 10। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से, कि हम कैसे निकाल सकते हैं प्लस और माइनस, जब आवेश आ जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा होमवर्क आप घर पे भी करना। आप जैसे कि सोडियम है, सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका आप बताना मुझे कमेंट में। और अगर कैल्शियम, कैल्शियम +2, देखिए 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको आवेश के बारे में बता रही हूँ। तो आप इसमें इसमें आप क्या है, दोनों में आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि अब ये उदासीन नहीं है। आप ही मुझे बताएंगे कि सोडियम में और कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, जब मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें हाइड्रोजन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक चीज, कि परमाणु के जो मूल कण हैं, परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं। और वो 3 मूल कण जो होते हैं, जैसे बीच में नाभिक होता है, ये थोड़ा छोटा बन गया, मैं इसमें बड़ा बना देती हूँ, कि बीच में क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
और उसके ये कोश पाया जाता है चारों तरफ। उसमें निश्चित कक्षाएं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ये नील्स बोर का हम परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं, उसमें बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है। वो अपनी खाली कक्षाओं में, जैसे ये कोश है ये, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें यही समझाने वाली हूँ कि ये देखिए, थोड़ा गोलाई में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा गोलाई पे मत जाइए, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे, तो ये इधर देखिए। ओहो, हाथ थोड़ा सा, अब डेली डेली गोलाई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम्म। अब देखिए ये यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन इधर भी है। मैं इसमें थोड़ा रेड पेन से बनाती हूँ जिससे आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे। ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो मैंने गोलाई में बनाया ये कोश है। ये क्या है बच्चों? कोश। तो ये फर्स्ट कोश है। इसको मैं फर्स्ट नंबर भी दे सकती हूँ, 2 नंबर भी दे सकती हूँ, 3 नंबर भी दे सकती हूँ। आप समझ रहे हैं? और मैं इसको K, L, M, N ये भी नंबर दे सकती हूँ। तो ये क्या है? कोश है, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अभी हम पहला परमाणु अगर लें, मैं हाइड्रोजन की संरचना बनाऊं। जैसे पहला परमाणु हमारा क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में आप भी जानते हो उसका प्रतीक क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H। H का परमाणु क्रमांक 1, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? 1 ही होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे उसकी संरचना होगी। तो संरचना बनाने के लिए, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ हाइड्रोजन की संरचना, तो वो सबसे छोटा परमाणु है। तो ये नाभिक हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ एक कोश होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गमन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को मैं रेड कलर से बता देती हूँ। एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मैंने आपको बताया 1 2 3, ये क्या होते हैं? कोश होते हैं। कोश मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये कोश, कोश। और इनको हम क्या है, 1 2 3 4 ये भी नंबरिंग दे सकते हैं, या हम इनको क्या है, ये भी नंबर दे सकते हैं, K, L, M, N। जो आपको ठीक लगे वो आप नंबरिंग दे सकते हैं। ऐसे समझिए, ये पहली बिल्डिंग है, फिर सेकंड बिल्डिंग है, फिर थर्ड बिल्डिंग है, इस तरीके से। और इन बिल्डिंगों में क्या होते हैं, आप फ्लैट समझ लीजिए। एक पहला जो पहली बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ इसकी पूरी संरचना, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो देखिए बीच में नाभिक, ये छोटा बना देती हूँ मैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहला कोश के, दूसरा कोश, थोड़ा सा, ये दूसरा कोश बच्चों, थोड़ा सा मैं इसमें ऊंचाई में बना देती हूँ। ये तीसरा कोश, चौथा भी बनाती पर लेकिन अभी मिटाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी डिजाइन में दिक्कत हो जाती है गोलाई में। चलिए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। चौथा कोश बनाने के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कोश। अभी लिख देती हूँ मैं, इसको बना देती हूँ चौथा कोश। ये मैंने 4 बना दिए। ठीक है, ये एक तरीके की क्या है, बिल्डिंग्स हैं, एक के ऊपर एक। और इस पे ये कोश हो गए हमारे, और ये कोश हमारे कौन कौन से कोश हो गए? ये हमारे हो गए, या तो हम इनको 1 2 3 4 नंबर दे दें, या हम इनको K, L, M और N दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं ना, या हम ये देना चाहें चाहे ये देना चाहें। तो ये तो कोश हो गए। अब देखिए मैंने नंबरिंग दे देती हूँ मैं इनको, K, L, M और N। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये कोश है। अब देखिए फर्स्ट जो कोश है हमारा, ये फर्स्ट नंबर का, बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो होते हैं, किस तरीके से इसमें कमरे मतलब एक तरीके से फ्लैट पाए जाते हैं। आप फ्लैट समझिए कि एक फ्लैट होता है, और वो फ्लैट में कितने कमरे होते हैं। तो एक फ्लैट पाया जा रहा है, और वो फ्लैट जो है
यहाँ पे ग्रीन कलर का ले लूं जिससे आपको थोड़ा दिखाई दे कि फ्लैट, देखिए ये फ्लैट, एक ही फ्लैट पाया जा रहा है, एक ही कमरे, एक ही कमरा है, उसमें क्या है, एक कमरा, एक कमरे वाला ही क्या पाया जा रहा है, फ्लैट। इसको 1S बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1S। मैं अभी ये लिखाऊंगी, अभी बताऊंगी आपको लिख के कि इसको 1S। और सेकंड वाले फ्लैट को पर एक कमरे वाला फ्लैट ये रहा, और 3 कमरे वाला फ्लैट और है। मतलब ये 3 कमरे हैं इसमें, इस फ्लैट में दो मतलब इस बिल्डिंग में जो L नंबर की हमारा कोश है, इसमें 2 फ्लैट हैं। एक एक कमरे वाला फ्लैट, उसका नाम है 2S, समझ में आ रहा है, और इसका नाम है 2P। ये अब एस और पी क्या बला है, ये भी आपको मैं अभी समझाऊंगी। और इसके बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नील्स बोर का ही बता रही हूँ, कोश होते हैं और निश्चित कक्षा में गमन करते हैं, तो वही चीज। ये हमारा थर्ड नंबर की रो है। देखिए इसको, जैसे मैंने बताया, KLMN दे सकते हैं, या हम इसको 1 2 3 4 भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारी M नंबर की है, और इसमें हमारे यहाँ पे एक कमरे वाला तो फ्लैट है ही, 3 कमरे वाला फ्लैट है ही, और साथ ही साथ 5 कमरे वाला फ्लैट भी आ जाता है। तो ये रहे इनके, तो ये यहाँ पे ये है 3S, ये है 3P, और ये है 3D। ठीक है। अब 4S भी 4P भी ऐसे भी आ जाता है यहाँ पे। 4S, देखिए मैं अभी यहाँ पे आपको सिंपली बता रही हूँ, पर अभी आप देखेंगे ऊर्जा स्तर के आधार पे जब बड़ी क्लासेस में आप आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा 10th लेवल को भी पढ़ाना है, कि 10th लेवल के बच्चे भी भाई NMMS देंगे, तो वहां तक क्या है, थोड़ा सा इनको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ये कक्षकों के नाम क्या है। तो यही चीज मैं अभी आपको समझाऊंगी। 4P, ये 4P है, 4D भी है, पर लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे भरा जाता है। और एक और आ जाएगा 4F, जिसमें 7। ठीक है। इस तरीके से 7 बना देते हैं, ये 6 बना है। तो ये 4P हो गया, ये 4D है, और ये 4F है। क्या है, 4F। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने जो नाम बोले हैं, इनके नाम मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि इनके नाम क्या हैं। ये हैं, ये हैं कक्षक, कोश में पाए जाने वाले कक्षक। और कौन कौन से कक्षक बताए मैंने, एस, पी, सॉरी, मतलब इनको कक्षक मतलब खंड बोल सकते हैं आप, ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक, और इस तरीके से आप इसमें कक्षक तो इसी के अंदर पाए जाएंगे कि कितने कक्षक पाए जाते हैं। तो मैं, इनका नाम है खंड, यानी ब्लॉक। खंड मीन्स ब्लॉक, आप ब्लॉक इसमें बोल सकते हैं, ब्लॉक से याद रहेगा आपको अच्छे से। एस, पी, और डी, और एफ, इनमें जो कक्षक की संख्या पाई जाती है, इनमें कक्षक की, आप खुद देख रहे होंगे कि एस में जो कक्षक पाए जा रहे हैं वो बच्चों, एक ही पाया जा रहा है। देखिए आप इसमें इधर देखिए 1S में, इधर भी एक ही पाया जा रहा है, एक ही कमरा, एक ही कमरा, कक्षक माने कमरे। तो इसमें एक कमरा पाया जाता है, इसमें 3 कमरे पाए जाते हैं, इसमें 5 कमरे यानी कक्षक पाए जा रहे हैं। और एफ में कितने पाए जा रहे हैं, 7। कितने, 7। तो एक कक्षक में, एक कमरे में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये हमें अभी पता चलेगा। तो पहले ये बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इतना समझिए कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कमरे में 2 ही रह सकते हैं, 2 ही, क्योंकि इतना ही बड़ा कमरा है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे 2 से अलग नहीं, और वो भी विपरीत चक्रण के, यानी इस तरीके से एक चक्रण का इलेक्ट्रॉन होगा तो एक दूसरी साइड का इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ए इसमें तो एक ही कमरा, एस में एक ही कक्षक पाया जा रहा है, तो कितने पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2। और पी में कितनी पाई जाएंगे, क्योंकि 3 है, 3 कक्षक हैं, तो उसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो कितने पाए गए, 6। कितने, 6। और 5 हैं, 5 का दुगना कर दीजिए, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और 7 का दुगना कर दीजिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें, 14।
कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 14। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिए मैं आपको यही चीज से इसमें समझाती हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर भर गए तो इसमें किस तरीके से वो होंगे। अब देखिए, अब इसमें एस है तो इसमें बेटा दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको दिख रहा है? मैं थोड़ा सा इसमें डार्क कलर लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिखाई दे। पर्पल ले लेते हैं। तो ये देखिए आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे दो दो ही आ सकते हैं। यानी कि जो हमारा कोश है, कौन सा वाला कोश है? के वाला कोश में केवल ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें। यानी इस के में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर मैं यहाँ लिखूं यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या? दो। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसमें एक ही मतलब कक्षा मतलब खंड पाया जा रहा है 1s। 1s यानी एस वाला पाया जा रहा है, तो उसमें क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही कक्षक है। और कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? दो। तो बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें देखिए यहाँ पे 2s भी पाया जा रहा है। और फिर बाद में पहले एक एक करके भरे जाते हैं, फिर बाद में इनका जोड़ा बनता है। यानी 2p भी पाया जा रहा है। आप समझ रहे? 2s भी है और 2p भी है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आप काउंटिंग करेंगे टोटल। टोटल काउंटिंग करनी है कि एल तक कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो मतलब एल में, एल है ना, ये हमारी एल वाली जो बिल्डिंग्स है, तो इसमें टोटल कितने, मतलब 2s के भी आपको काउंटिंग करने और 2p के भी, दोनों के। तो दोनों के मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 8। और अगर उसमें देखा जाए एम में, तो एम में कितने पाए जाते हैं? तो एम कोश की कहानी मैं यहां समझाती हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ ऊर्जा स्तर से, क्योंकि भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो अभी हमने क्या समझा कि यहाँ पे हमने समझा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक है और उसकी पहली बिल्डिंग, फिर सेकंड बिल्डिंग, फिर थर्ड बिल्डिंग, फिर फोर बिल्डिंग, इस तरीके से है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। और इसकी फर्स्ट बिल्डिंग का नाम हम के दे सकते हैं, एल दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, या एन, या फिर हम 1 2 3 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 भी दे सकते हैं नाम। ठीक है, इसमें पहली में क्या है? सिर्फ एस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? एस, यानी 1s। ये आपको समझ में आ गया। दूसरी में हमें क्या पाया जा रहा है? दूसरी में 2s। ठीक है, और 2p। यहां तक हमें कहानी समझ में आ गई। 2s और 2p। और इस 2p में कितने होते हैं? 3। ठीक है, और फिर बाद में जो हमारा 3s है, इसको समझिए ऊर्जा स्तर से। 3s और 3p तो पाए जाते ही है। 3p पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है कि 4s, ये मैं आपको थोड़ा सा इससे बताती हूँ कि ये 4s है। ये 4s इधर आ जाता है, 4s। और 4p, ये 4s है। और 4 इसको इधर से यहां से समझाते हैं। 4s, 4p, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। तो मैं एक एक करके अभी आपको समझाऊंगी, पर अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि इस के में अधिकतम कितने आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं बच्चों? दो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें कितने आ रहे हैं? 8। कितने आ रहे हैं? 8। तो 8 आ सकते हैं एल में। एम में
अब एम तक की कहानी समझने के लिए क्या है, हमें तत्वों की तरफ पे ही जाना पड़ेगा। और उसमें मैं आपको यहीं पे समझा रही हूँ, जैसे थोड़ा आवर्त सारणी में चले तो देखेंगे यहाँ पे, इसी में मैं आपको समझाऊं। तो यहाँ पे जो हमारा एस होता है, जो मैंने अभी आपको क्या समझा है, ब्लॉक्स यानी खंड बताए। तो ये जो हमारे खंड होते हैं वो उसमें ये वाला S1 खंड में, यानी कि जो जो भी आएंगे इलेक्ट्रॉन्स वो S1 में मतलब S में आएंगे। ये S वाला ब्लॉक है, वन नहीं बोलेंगे इसको, एक तरीके से S में आएंगे। यानी कि ये दोनों ही क्या हैं, S वाले हैं। क्या है, S ब्लॉक, इनको क्या बोला जाएगा, S ब्लॉक। यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लास्ट में किस में आएंगे, एस में आएंगे। चाहे वो 4s हो सकता है, 3s हो सकता है, या फिर 2s हो सकता है, 1s भी हो सकता है। तो ये इसमें आएंगे। और ये जो हैं इधर वाले, ये p ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, p ब्लॉक, इनको p ब्लॉक कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे, p ब्लॉक है ये। और ये d ब्लॉक है, ये सारे क्या है, d ब्लॉक। और ये जो इधर एक्टिनाइड और लेंथेनाइड हैं, ये एफ ब्लॉक है। यानी इनका जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो किस में भरा जाएगा, एफ ब्लॉक में आएगा, यानी एफ खंड में आएगा। तो हमारी अगर कहानी स्टार्टिंग करें कि हम यहाँ पे आपको ये समझाएं कि एक एक करके मैं संरचना इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे इसमें बताऊं आपको। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन की इस पे चलते हैं। तो हाइड्रोजन की संरचना में मैं आपको बताऊं, तो हाइड्रोजन की अगर संरचना बनाए तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक है, 1h1। और उसमें जो संरचना थोड़ा जल्दी बना देती हूँ मैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो s में ही आएंगे, 1s में ही आएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो अगर 2h हीलियम की बात करे जाए, 2he यानी हीलियम की, तो हीलियम में भी क्या आएंगे, हीलियम में भी बीच में नाभिक है। और दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और दो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो किस तरीके से भरे जाएंगे, वो आएंगे एस में ही, दोनों इलेक्ट्रॉन। आपको ये समझ में आ गए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आए, ये आया है आपका 1s में एक इलेक्ट्रॉन, और ये भी 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। ये बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पर अगर बात करें, हम कुछ और बड़ा ले लेते हैं, कुछ बड़ा परमाणु, जैसे हम लें ऑक्सीजन की। क्योंकि अब ये ऑक्सीजन कहाँ आता है, हमारे आवर्त सारणी को अगर देखें तो ऑक्सीजन आता है पी ब्लॉक में। किसमें आता है, पी ब्लॉक, दिख रहा है आपको। तो ये पी ब्लॉक में आता है। तो इसकी संरचना कैसी होगी बच्चों, देखो संरचना तो बनाने के लिए नहीं आएगा, पर इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी कोश में क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि मैं इसलिए कोष समझा रही हूँ क्योंकि आपको संयोजकता समझने में मदद होगी। तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। और इसकी अगर संरचना बनाई जाए तो बीच में नाभिक है, P+N0। और ये पहला कोश और ये दूसरा कोश। अब इसमें क्या होगा, इसमें 1s में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आ गए। फिर बाद में 2s है और 2p है, और 2p में कितने हैं, तीन। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको इस चीज को समझना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे एक एक करके इसमें पूरे में भरे जाएंगे। फिर बाद में ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर बाद में इनके जोड़े बनेंगे 7 और ये 8। यानी अभी दो इलेक्ट्रॉन का कॉलम्स क्या है, खाली रह गया। आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में आया, किस में आया, पी में। यानी कि ये क्या है, 2p, ये है 2s और ये है 1s। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया आपके, ये देख रहे हैं आप, 2p में आया है। 2p में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन खाली रह गए हैं, मतलब अभी जोड़ा बनाने के लिए रह गए हैं। तो इसका जो कोश होगा वो K और L में कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, आप ही बताओगे। K में कितने हो गए, दो। और L में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6।
यानी 8 होनी चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8। पर लेकिन कितनी आ रही है? 6। तो यही चीज मैं आपको समझाने के लिए कि 8 तक आपको समझ में आ गया, अभी हम एल तक समझ रहे हैं। एल की कहानी समझिए। अब हम आगे उसी पे आते हैं। अब हम क्या समझेंगे? एम। एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? तो पहले तो हम एम जानते हैं कि एम जो हमारा जो कोश है वो 3s और 3p वाला है। 3s 3p और 3d वाला है। 3s 3p और 3d वाला। अभी मैं आपको एक संरचना बताती हूँ। कौन से वाले? हमारे परमाणु क्रमा उस पे चलते हैं, तत्व पे। मैं आपको आवर्त सारणी से बताती हूँ। हम कोई ले लेते हैं, जिसको किसको लेते हैं, एक और ले लेते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन, ये आपको क्लोरीन कितने नंबर पे है? 17 नंबर पे। कितने नंबर पे? 17। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको क्लोरीन की संरचना बता रही हूँ कैसे। तो ये देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, बीच में नाभिक, पहला कोश बना दिया मैंने, दूसरा कोश, तीसरा कोश भी। अब देखिए ध्यान से, अगर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ में अच्छे से अब आ जाएगा। तो पहले कोश में मैंने 1s बना दिया, ये यहाँ पे 2s बना दिया, ये यहाँ पे 2p बना दिया, और यहाँ पे 3s आएगा क्योंकि हमने अभी संरचना देखी थी, और यहाँ पे 3p आएगा, और 3d भी आएगा। ऐसा नहीं है कि 3d नहीं है, कॉलम खाली रहेगा, मैं अभी बता दूंगी उसको। अब इसमें p के हम बना लेते हैं। अब आपको एक चीज दोबारा बता देती हूँ कि क्लोरीन कहाँ पे था बच्चों? क्लोरीन था पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक। यानी पी ब्लॉक में उसका क्या आना चाहिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो देखिए, आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने की अगर संरचना को बताया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे? तो 1s में देखें, आप देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, और फिर बाद में यहाँ पे 2s और 2p में अब इनके जोड़े बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करते हैं। अब हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन वो 17 नंबर पे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन उस पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 17 होगी। तो अभी 10 ही हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अभी हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर जोड़ा बनेगा, फिर एक रह जाएगा। तो आप काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो गए? 8। और 8 के बाद मतलब सॉरी, ये टोटल 10 हो गए थे, और 11 12 13 14 15 16 17, हमारे 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये क्या हो गया? लास्ट का इसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रह गया। एक इलेक्ट्रॉन अभी इसमें क्या है, मतलब अयुग्मित रह गया, यानी जोड़ा बनाने से रह गया है, अभी हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन में के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 8। और एम की कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं क्लोरीन में? वो आए हैं लगभग आपके यहाँ पे 7। कितने? 7। 7। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे आवर्त सारणी पे चलते हैं। तो देखिए, ब्लॉक्स जो होते हैं वो मैं यही समझा रही थी। जो हमारी के होती है, के में हमारे जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल कोश में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम में हमारे 8, क्योंकि सेकंड वाली रो है ये इसमें इधर से, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के, फिर उसके बाद 18 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन तक हो जाएंगे, तो एम एम का में भी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी, क्योंकि हमारे पी तक क्या भरे जाएंगे? 8। समझ रहे हैं आप? पी तक हमारे क्या भरे जाएंगे? 8 आर्गन, क्योंकि क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा, आर्गन। और आर्गन की संख्या कितनी है? आपको समझ में आ गई होगी, उसकी 18 है। 18 है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे? कि आर्गन 18 नंबर पे है। अगर आप आवर्त सारणी देखें तो कौन से नंबर पे है आर्गन? सॉरी, मैं अभी बताती हूँ।
आर्गन 18 नंबर पे है, ये देखिए आप ध्यान से। तो आर्गन क्या है, 18 नंबर पे, यानी उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया था अयुग्मित, उसका जोड़ा बनाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, पोटेशियम। अब पोटेशियम किसका भाग है, एस ब्लॉक का। किसका, एस ब्लॉक का। तो इसका मतलब ये है कि पी के बाद क्या जाएंगे, थ्री, 3p के बाद, आप मेरी बात समझ रहे, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स 4s में जाएंगे। किस में जाएंगे, 4s में। यही आपको यहाँ ये चीज समझाना चाह रही थी कि 3p के बाद जो 4s होता है, वो बच्चों संरचना जो होती है वो ऐसी होती है, जैसे ये आपको इसमें दिखाई है, संरचना कुछ ऐसी होती है। मैं यही आपको समझाना चाह रही कि 3p के बाद 4s नीचे होते हैं। तो उसके बाद ये एम में तो 18 इलेक्ट्रॉन, 8 ही इलेक्ट्रॉन आए। एम में क्या हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। पर लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 4s आ गया, 4s, और ये आपका 4p। 4p के बाद, क्योंकि आर्गन के बाद अभी देखिए यहाँ पे 4s, 4s, ये देखिए आर्गन के बाद हमारा, आर्गन के बाद ये 4s में भरे जाएंगे, और 4s के बाद सॉरी हमारा 3d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3d। 3d वाला कॉलम आ रहा है, जैसे आप आवर्त सारणी में समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3d। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से बना देते हैं, जैसे आपको समझ में आए। और ये 4s आ गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे 3d वाला कॉलम आ गया। क्या आ गया, 3d। तो ये कहाँ जाएगा 3D वाला, ये जो होगा पार्ट, इसको हम इसमें बना देते हैं। एक मिनट, जस्ट मिनट। इसको थोड़ा शॉर्ट में इधर, और यहाँ पे हमारा 3D आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से 3D। अब ये 3D वाला जो पार्ट है, यानी आप देख रहे होंगे कि एम में, एम जो पार्ट है इसमें कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे एल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और एम कोश में ये जो हमारा है उसमें अधिकतम हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, परमाणु क्रमांक, और फिर उसके बाद हमारा 4s आ जाता है, कौन सा वाला, एन कोश वाला। एन कोश वाला 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी पी के बाद, क्योंकि इसके ऊर्जा स्तर के हिसाब से जो 4s है वो क्या है, नीचे है। क्या है, नीचे। आपको देखिए कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल क्या है, बड़ा हो रहा है। पर लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझिए कि 4s नीचे आ जाता है, क्योंकि ऊर्जा स्तर क्या होता है, 3D का ज्यादा होता है। 3D का ऊर्जा स्तर ज्यादा होता है, 4s का कम होता है, 4p के बराबर, सॉरी 3p के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3p। इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p के बाद जब भर जाते हैं, पूरे भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये भर गए इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं, आपके 4s में जाते हैं। किस में जाते हैं, 4s में। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई। फिर 3D में, क्योंकि आप यहाँ अगर ध्यान से देखें, मैंने आपको यही चीज समझाया कि आर्गन का इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे तो इसका के में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एल में दो, कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और पी ब्लॉक का जो क्लोरीन के बाद अभी हमने देखा था, उसमें भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, हमें क्लोरीन में देखा था, देखिए ये है ना क्लोरीन की संरचना, देखिए खुद ही कि 4p के बाद 3p रह गया था। तो 3p का लास्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रह गया था। तो ये हमारी संरचना जब हमारे इसमें आ जाता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये किसकी बन जाती है, आर्गन की संरचना बन जाती है, यानी अक्रिय गैस आर्गन की संरचना हो जाती है। ठीक है, ये जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये अब संरचना, क्योंकि टोटल हो गए हैं, देखिए आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर बाद में 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसका मतलब ये आर्गन की संरचना है। किसकी संरचना है, आर्गन। यानी जो आर्गन हमारी अक्रिय गैस है उसकी संरचना है, और अष्टक क्या हो गया, पूरा।
तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, जो हमारा कोश है उसमें KLM में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, KLM में, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारा जो N कोश स्टार्ट हो जाएगा 4s से, वो N कोश में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बताइए, बात आपको समझ में आ गई होगी। 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाएंगे, फिर उसके बाद 18, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक बिल्डिंग के बाद एक एक कोर्स जो चल रहे हैं, क्योंकि 4s से स्टार्ट हो गया और अभी हमने देखा था कि 4s कहाँ पर है हमारा, एन में है। किस में है, एन में। तो यानी एन वाली लाइन में हमारा 4s है और 4s से स्टार्ट हो गया एन से, तो एन से स्टार्ट हो गया। फिर 3D का भी आता है, क्योंकि 3D का जो ऊर्जा स्तर है, क्योंकि जो उसके वो हैं वो किस में चले गए हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। 3D किस में चला गया है आपका, एन वाले में। किस में चला गया, एन में, देखिए ध्यान से, एन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4s 3D, और फिर कौन आएगा, 4p। कौन आएगा बच्चों, 4p। आपको समझ में आ रहा है, फिर 4p आएगा, यानी वही एन वाले कॉलम में 4p। यानी फिर इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे, 4p में। और अगर टोटल आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या करें कि इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप खुद ये देखिए, यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। एन में कितने हो रहे हैं, एन कोश में 18 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके 2 और 10 इसके 12 और 6 इसके 18, यानी एन में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने अच्छे से बिल्कुल आपको बताया है कि जो हमारा, ये आपको दिख रहा है कि जो हमारा एम है, एम एम में ये केवल यही रहता है, 3s 3p ऊर्जा स्तर के आधार पे जो 3D होता है वो हमारा क्या है, एन में चला जाता है, एन कोश में, क्योंकि उसका जो ऊर्जा स्तर होता है वो हाई होता है, इस वजह से वो 4s के बराबर होता है। इसलिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाते हैं, 4s में। किस में आते हैं, 4s में भरे जाते हैं, क्योंकि आर्गन के बाद हमारा पोटेशियम आता है। क्या आता है, पोटेशियम। और पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाते हैं, 4s में। किसमें, 4s, पोटेशियम और कैल्शियम में। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे 4s में भरे जाएंगे और कैल्शियम भी 4s में भरा जाएगा। इसमें एक आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये आपको मैंने चीजें समझाई हैं, आपको समझ में अच्छे से आई होगी। एस के बाद हमारा 3D आ जाता है, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये जो आपके हैं, इनके जो भरे जाएंगे वो 3D में भरे जाएंगे। किस में भरे जाएंगे, 3D ब्लॉक्स में। यानी 3D जो है उस कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिंक तक। जिंक तक आपके 3D में भरे जाएंगे। किसमें, 3D। जो आपका 3D कक्षक है, ब्लॉक है डी वाला, उसका जो 3D वाला है उसमें भरे जाएंगे। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो हमारे, आपको कोश समझ में आ गए अच्छे से, आज मैंने जो समझाया। तो हमारे जो कोश हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की संरचना मैंने बता दी है, इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको क्या क्या समझ में आया आज जो मैंने समझाया बच्चों। जो हमारे कोश होते हैं वो KLM और N। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगी वो अभी समझ में आपको आई, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझाया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन संख्या, इसमें कितने होंगी, 8, और इसमें भी क्या होंगी, 8। क्यों 8 होंगी, क्योंकि हमारा 3s 3p रहता है इसमें, और फिर हमारा जो 3D होता है वो किस में चला जाता है, n में। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरने की संख्या होगी n कोश में वो 18 होगी। कितनी, 18, जैसे मैंने इसमें आपको बताया था। ठीक है, तो 18 होंगी। कैसे होंगी, काउंटिंग कर ली थी हमने, 4s 3D और 4p। अब देखिए, उससे आगे भी, उससे आगे भी क्या है, 4p के बाद जो कहानी 3p के साथ स्टार्ट हुई ना, वही कहानी फिर स्टार्ट किससे होगी, वही कहानी आपकी स्टार्ट होगी यही 4p से। तो 4p में जो कहानी है वो भी यही होगी कि 4p के बाद 5s आ जाएगा। कौन आ जाएगा,
5s, यहाँ पे एक 5s आ जाएगा जो 4p के बराबर रहेगा, 3d के उसके बराबर। समझ में आ रहा है? तो 5s आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे? 5s में। इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? 5s, यानी K L M N के बाद ओ जो आएगा कोश, उसमें इस तरीके से। तो आपको यहाँ तक की कहानी 4 तक, आपको ज्यादा ज्यादा और लेवल तक नहीं जाने, 10th लेवल तक का इतना ही होता है। फिर उसके बाद हम जब केमिस्ट्री लेते हैं अलग से, तो केमिस्ट्री को और अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारे सारे पढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। उसमें पाउली का, बाउ का जो संख्या है, क्वांटम के आधार पे इनकी सब, क्योंकि हमने जो नील्स बोर का जो नियम पढ़ा था वो क्या है, वही फोटोन्स यानी क्वांटम्स के बारे में था, कि जो ऊर्जा होती है वो क्या है, फोटोन्स के रूप में ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें हमने नील्स बोर के मॉडल में देखी थी। तो वही चीज है इसमें, ऊर्जा स्तर में ही कक्षक होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा आज मैंने जो पढ़ाया है। आप मुझे अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछें, क्योंकि मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कल हो सकता है मैं आपको मंडे की बजाय थोड़ा क्लास अगर जल्दी डाल दूं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोश के बारे में बताया मैंने आपको, खंड के बारे में SPDF में बताए, और मैंने कक्षक भी बताए कैसे कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। फिर आप क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर मैं संयोजकता बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से समझ गए इस चीज को तो संयोजकता भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, अच्छे से समझ में कैसे आई, ये पूरा मतलब मुझे पूरा बताइए कि कैसे उसमें, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल रहा होगा छोटे बच्चों के लिए, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए, पर मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं पूरा अच्छे से बताऊं कि एन में कैसे 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये भी चीज मैंने आपको पूरा बताया। तो ये मैंने आपको कुछ परमाणु के क्लोरीन का भी बताया, आर्गन का भी बताया, कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे गए, कैसे कोशों में आए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछूंगी। आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके आज की क्लास हम यही ऑफ करते हैं। ओके, बाय।